भाई किटा भी आवाज लोगों पेट्रोल दी अच्छा स्टार्ट करिए हम नहीं करो एसी ऑन करो अच्छा हमारा लास्ट टाइम स्टार्ट करिए हम अपना लास्ट टाइम नॉर्मल स्कीम और कॉम्पोजिशन स्कीम पर डिस्कशन हुआ था मेरे को बोलना नॉर्मल स्कीम वर्सेस कॉम्पोजिशन स्कीम नॉर्मल स्कीम में टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं आउटवर्ड का टैक्स माइनस इनवर्ड का टैक्स भाई अरे सर क्या है अच्छा बाहर अच्छा मेरे को बोलना नॉर्मल स्कीम में टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं आउटवर्ड का टैक्स माइनस इनवर्ड का टैक्स अच्छा और कॉम्पोजिशन स्कीम में आउटवर्ड का टैक्स पे करना होता है मेरे को बोलना नॉर्मल स्कीम में आउटवर्ड के रिलेटेड बोलो क्या डॉक्यूमेंट होता है नॉर्मल स्कीम में टैक्स इनवॉइस रेट क्या लगाते हैं 5/18/28 और कलेक्ट फ्रॉम जीएसटी कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम अ कस्टमर ये था कॉम्पोजिशन स्कीम में बोलो डॉक्यूमेंट बिल ऑफ सप्लाई और ही कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम अ कस्टमर ओन पॉकेट और रेट 1%। इनवर्ड बोलो इसको आईटीसी मिलेगा लेकिन रिकॉर्ड मेंट इसका बोलो इसको आईटीसी नहीं मिलेगा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना ठीक है ये कुछ हमारी बात हुई थी इसके अलावा मेरे को बोलना और क्या था फिर नहीं एक सेकेंड पेमेंट इसका पेमेंट बोलो मंथली 20 इसका क्वार्टरली 18 है ना इसका मंथली 20 इसका क्वार्टरली 18 को पेमेंट करना है इसके अलावा इसकी रिटर्न बोलो और उसकी ड्यू डेट बोलो 1 का मंथली 11th और ये मंथली 20 और ये इसका हाँ ना એટલે मैं आया एक सेकेंड में अच्छा तुमको ये याद रहेगा सुनो मेरे को बोलना नॉर्मल स्कीम वर्सेस कॉम्पोजिट कोई डाउट है इन सब में अच्छा इसकी रिटर्न की ड्यू डेट बोलो मंथली इसका और ये 31 दिसंबर 4 का 30 जून है और 9A का 31 दिसंबर अच्छा और इसके अलावा है ना ये जो है मेरे को बोलना अपना इंटीमेशन ऑफ पेमेंट क्या देगा इंटीमेशन ऑफ पेमेंट कैसे देगा जीएसटीआर 3B इज एन इंटीमेशन और यहाँ इंटीमेशन बोलो जीएसटी CMP 08 बोलो इतने पॉइंट याद रहेंगे ये हम लोग क्या बात कर रहे थे नॉर्मल स्कीम वर्सेस कॉम्पोजिशन स्कीम ये बात चल रही अब सुनो अब है ना हमारी ये भी शायद बात हुई थी कॉम्पोजिशन स्कीम भी 2 टाइप की है यार प्लीज इधर देखना जरा सुनो कॉम्पोजिशन स्कीम भी 2 टाइप की है एक है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 और एक है सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 है ये बात हुई थी हमारी अच्छा 10(1) किसको एप्लीकेबल है 10(1) गुड्स वालों को एप्लीकेबल है सप्लायर ऑफ गुड्स या फिर बोलो गुड्स प्लस सर्विस और सर्विस शुड बी प्रोवाइडेड इन सर्टेन लिमिट और तीसरा बोलो रेस्टोरेंट और केटरर्स ठीक है तो पहला बोलो किसको एप्लीकेबल है सप्लायर ऑफ गुड्स बोलो कुर्ती वाला किधर है अच्छा और ये बोलो ये किसको एप्लीकेबल है एक्सक्लूसिवली सर्विस वालों को मेरे को बोलना कुर्ती वाला बिजनेस किधर आएगा 10(1) आर्किटेक्ट 10(2) कोचिंग क्लासेस 10(2) कुर्ती प्लस फैशन डिजाइनर 10(1) गुड्स प्लस सर्विस वाला लेकिन सर्विस शुड बी इन सर्टेन लिमिट और बाकी तो रेस्टोरेंट केटरिंग लिमिट हम पढ़ेंगे क्या है रेस्टोरेंट केटरर्स भी इधर आता है
कोई नोट याद है? नोट क्या था वो नोट? सीटीपी और एनआरटीपी को कोई भी कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। सीटीपी और एनआरटीपी को कोई कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं। तो देखो हमारा पहला पॉइंट हो गया, हमारा इसी के साथ फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया। बोलो पहला पॉइंट क्या है? एप्लीकेबिलिटी। चेक करना सर एप्लीकेबिलिटी, याद है आपको? ठीक है, हाँ जीएसटी नंबर तो मेंशन कर रहा है नहीं। क्या है ये? रेस्टोरेंट। नीचे है ना भाई जीएसटी नंबर। ये क्या है? 27AHYP, ये रहा ना एकदम नीचे, देखो ग्राइंड रूल के नीचे जीएसटी नंबर है ना नीचे। इधर देखो, सुनो भाई, सुनो इधर, चालू करें आगे। वेबसाइट पर जाकर gst.gov.in, अरे वो तो सही रहेगा ना, गलत कैसे छापेगा भाई? इधर देखो, सुनो, अच्छा इधर देखो, सुनो। तो हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम पर। बोलो कितने टाइप की कॉम्पोजिशन स्कीम है? दो। अच्छा कौन सी है? 10(1) और 10(2) है। अब है ना, अब हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, सुनो। अब से भाई वो फेंक दो जरा, इधर देखो, तुम छोड़ो वो, बहुत अटेंशन से सुनो, तुम फटाफट खत्म करते हैं। सुनो, अच्छा इधर देखो, कितने टाइप की कॉम्पोजिशन स्कीम है? दो। 10(1) वर्सेस 10(2) है, ठीक है। और 10(1) किसको एप्लीकेबल है? गुड्स, गुड्स प्लस सर्विस, रेस्टोरेंट। और 10(2) है, और दोनों में नोट कॉमन है। क्या कॉमन नोट है वो? सीटीपी एनआरटीपी को कोई भी कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं है ना? ये बात हुई थी हमारी। कोई डाउट है इस पर? अब सुनो आगे, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, इसमें पहला पॉइंट है एप्लीकेबिलिटी, जो हमारा हो गया। अब से ना सुनो, इधर देखो, वो गरिन फकाड़ा दोनों बेटा को, इधर देखो। अब से ना हम खाली बात कर रहे हैं 10 सबसेक्शन 1 की। आपको दिख रही है इस साइड कौन सी स्कीम्स है? एक काम कर रहे हैं, ये पेज पढ़ो। हमारा कल ही ये सब हो गया था, फटाफट पढ़ना, अगले 1-1.5 घंटे में चैप्टर खत्म करते हैं अपन। छोटा सा चैप्टर है, कल हो गया था आधा, बाकी आधा खत्म करते हैं, फिर चालू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, टैक्स इनवॉइस। ये पढ़ना, ये कल तो बात हुई थी। एक क्या 10(1) और 10(2) में इस पेज पर कोई डिफरेंस है? नहीं, वहां हाईलाइट याद तो भाई, ये पीडीएफ भेज देता हूँ आप लोगों को बाद में। पढ़ना डिस्प्ले, क्या दुकान में डिस्प्ले करना है? क्या डिस्प्ले करना है? कॉम्पोजिशन, टैक्सेबल पर्सन। और बिल ऑफ सप्लाई जब इशू करेगा तो उस पर क्या लिखेगा? नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट जीएसटी। बोलो डॉक्यूमेंट क्या इशू करेगा? बिल ऑफ सप्लाई। याद है ये सब? 8वां पॉइंट बाकी है। 6 और 7 देखो, आईटीसी मिलेगी या नहीं? और पेमेंट ऑफ टैक्स बोलो ओन पॉकेट से करना है, ई कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम अ कस्टमर। हमारी ये सब बात हुई थी। अब सुनो, अब से ना आप इसके बारे में, इसको मत पढ़ना। 10(2) थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो, इसको हम एंड में करेंगे। अब से खाली बात करेंगे 10(1). क्या हमारा 10(1) का पहला पॉइंट हो गया? एप्लीकेबल टू गुड्स, गुड्स प्लस सर्विस। बट बोलो सर्विस का लिमिट है। और क्या था तीसरा? रेस्टोरेंट और अ केटरर्स। नोट बोलो, ये तुम 4 से 6 बारी बोल चुके हो, ये भूलना मत किसको एप्लीकेबल है, बेसिक पॉइंट, ठीक है। अब सुनो सेकंड पॉइंट। सेकंड, आपको 10(1) सेक्शन कब मिलेगी? कुछ कंडीशन फुलफिल करनी है। ऐसा नहीं है कि गुड्स बेच रहे हो तो 10(1) मिल जाएगी। कॉम्पोजिशन स्कीम में ऐसा नहीं है कि गुड्स बेच रहे हो तो 10(1) मिल जाएगा। 10(1) के लिए आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी है। कंडीशन नंबर 1 पढ़ो, 1 पढ़ो तुम। ये 2 कंडीशन है। कंडीशन 1 हो गया, पढ़ के बोलो क्या लिखा है? एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द लास्ट ईयर।
एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द लास्ट ईयर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट डिस्काउंट, किसको छोड़कर? इंटरेस्ट डिस्काउंट। बोलो पहला कंडीशन, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द लास्ट ईयर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट डिस्काउंट। कुछ स्टेट के लिए लिमिट क्या है और बाकी सब के लिए बोलो 150 लाख। तो कंडीशन नंबर वन बोलो, एग्रीगेट टर्नओवर, टोटल सेल्स कब का, लेकिन किसको छोड़कर? इसको छोड़कर। ठीक है, आप चेक कर लो, इंटरेस्ट डिस्काउंट को छोड़कर आपका टोटल टर्नओवर कितना था। 8 स्टेट कौन से थे? तमन्ना ऑसम, आपको दिख रहा है तमन्ना ऑसम? बोलो तमन्ना ऑसम, ये स्टेट में अगर लेस देन और इक्वल टू 75 लाख है, ठीक है, और अदरवाइज बोलो, अदर्स जो बच गए, अदरवाइज लेस देन और इक्वल टू 150 लाख। ये 150 करोड़ नहीं है, गरीबों की स्कीम है, कॉम्पोजिशन है ना। 1.5 करोड़ बनता है वो, 150 करोड़ तो अमीर आदमी हो गया। सुन रही हो सुफियान? 150 लाख है वो, याद रहेगा ये कंडीशन। ठीक है, सबसे पहला बोलो क्या चेक करना है? एग्रीगेट टर्नओवर मतलब टोटल टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर मतलब टोटल सेल्स। टोटल सेल को अपन क्या बोलते हैं इधर जीएसटी में? सप्लाई। सेल को क्या बोलते हैं? इन शॉर्ट टोटल सप्लाई लेना है, टोटल। कुछ समझ में आ रहा है? शेड्यूल 3 वाली एक्टिविटी आएंगी क्या इसमें? शेड्यूल 3 वाली नहीं आएंगी, वो सप्लाई नहीं है। नोटिफिकेशन वाली, सर्कुलर वाली नहीं आएंगी। कोई डाउट है इस पर? ठीक है, तो बोलो एग्रीगेट टर्नओवर कब का चेक करना है? एक्सक्लूडिंग, क्या नहीं लेना है? इंटरेस्ट और डिस्काउंट नहीं लेना है। अपन बात करते हैं ऐसा क्यों लिखा है उन्होंने इंटरेस्ट डिस्काउंट, पर पहले तो बोलो टोटल सप्लाई लेना है। कौन से स्टेट के लिए 75 लाख है? तमन्ना का स्पेलिंग बोलो। ऐसा है तमन्ना, ऐसी तमन्ना है। और AUSM ऑसम, तमन्ना ऑसम। नॉर्थ ईस्ट को याद करो और बोलो टी। अबे नॉर्थ ईस्ट बोल रहा हूं भाई। त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट में M बोलो। मणिपुर मिजोरम NA बोलो। बोलो तमन्ना याद रहेगी तुमको, बोलो तमन्ना। टी बोलो, M बोलो। मणि मिजो NA नागालैंड। अच्छा, ऑसम का स्पेलिंग बोलो, ऑसम का स्पेलिंग। इसमें AM जो है ना, AM मतलब, अरे नॉर्थ ईस्ट बोल रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट। हाँ, अरुणा मेगा ऑसम, अरुणा मतलब, और मेगा मतलब एस पर से बोलो। नॉर्थ ईस्ट में सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट में, खाली तुमको छोड़कर, यू आर नॉट इन नॉर्थ ईस्ट, यू आर इन उत्तराखंड। याद रहेगा? क्या हुआ? उत्तर प्रदेश बोल रहा था वो। छोटे छोटे स्टेट हैं, आप मेरे को बोलो मुंबई में 1 करोड़ कमाना इजी है या सातारा, सांगली, कोल्हापुर में? मुंबई में। क्यों मुंबई में? पॉपुलेटेड है, डेवलप्ड है ना। मेरे को बोलो वैसे ही महाराष्ट्र में 1 करोड़ करना इजी है, महाराष्ट्र में या त्रिपुरा में? महाराष्ट्र में, तंबूरा डिपेंड्स। महाराष्ट्र में, अरे यार कोई भी बिजनेस हो, महाराष्ट्र इतना बड़ा से स्टेट है, GDP वाइज भी टॉप 5 में आता है। त्रिपुरा तो उसके आजू बाजू भी नहीं आता, वो भी टॉप 5 में आता रहेगा शायद। तो देखना पड़ेगा, वो तो चेक करना पड़ेगा। उसकी GDP अच्छी है लेकिन फिर भी पता नहीं। सुनो इधर यार, सुनो ना इधर। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द लास्ट ईयर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट डिस्काउंट। बोलो कुछ छोटे मोटे स्टेट के लिए लिमिट क्या है? लेस देन इक्वल टू 75 लाख होना चाहिए। और महाराष्ट्र बोलो किधर आएगा? गुजरात कहाँ आएगा? राजस्थान कहाँ आएगा? अदरवाइज में आएगा, है ना। मेरे को बोलो पहला कंडीशन, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द लास्ट ईयर एक्सक्लूडिंग इन केस ऑफ तमन्ना ऑसम। बोलो तमन्ना ऑसम में क्या लिमिट थी? लेस देन इक्वल टू 75 लाख। और अदरवाइज बोलो लेस देन इक्वल टू 150 लाख। तो कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगी, गरीबों की स्कीम है ना। मेरे को बोलना तमन्ना ऑसम का फुल फॉर्म बोलो। मणिपुर मिजोरम,
एन ए बोलो, एन ए। तो तमन्ना हो गया, ऑसम में एम बोलो। इधर देखो, सुनो इधर देखो, ये हम कंटिन्यू करें इधर। फैन बंद कर दो, फैन। एसी ऑन है ना यार, सुनो। तमन्ना ऑसम का फुल फॉर्म बोलो। मणिमिजो, नागालैंड। AUSM में ऑसम में ए क्या था? अरुणाचल प्रदेश। इन सब के लिए लिमिट क्या है? और अदरवाइज मतलब लेस देन और इक्वल टू 1। क्या बोला वो भाई? मोर देन तो अमीर आदमी हो गया ना। ये स्कीम तो गरीबों की स्कीम है। अच्छा इधर देखना, महाराष्ट्र, सुनो इधर। महाराष्ट्र वाले हम लोग लास्ट ईयर, सुनो इधर, महाराष्ट्र वाला मैं लास्ट ईयर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 125 लाख था, मतलब 1,25,00,000। करंट में बोलो कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगा। अच्छा मैं त्रिपुरा वाला था, त्रिपुरा वाला मेरा लास्ट ईयर एग्रीगेट टर्नओवर जो था ना वो था 95 लाख। बोलो कॉम्पोजिशन स्कीम क्यों नहीं मिलेगी? 75 लाख से क्रॉस कर गया है, कोई डाउट है इसमें? बोलो एग्रीगेट टर्नओवर मतलब क्या? टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर मतलब टोटल सेल्स। टोटल सेल्स मतलब टोटल सप्लाई। इन शॉर्ट सप्लाई ही लेना है, नॉन सप्लाई वाली एक्टिविटी नहीं आएंगी। एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट सेल्स, एग्रीगेट सेल्स, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स, टोटल सप्लाई। इन शॉर्ट एग्रीगेट मतलब टोटल सप्लाई लेना है, याद रहेगा ये, ठीक है। अच्छा इधर देखना, 2017 में जब जीएसटी का लॉ आया था, सूफियान, खिड़की के बाहर मत देखो, इधर देखो यार, सुना इधर। 2017 में जब जीएसटी का लॉ आया था तो कॉम्पोजिशन की कौन सी सेक्शंस है अभी हमारे पास? क्या लगता है कौन सी स्टार्टिंग से होगी और कौन सी बाद में अमेंडमेंट करके आई होगी? ये पहले नहीं थी, खाली एक ही स्कीम थी। और अगर आप 2017 का लॉ पढ़ोगे ना डाउनलोड करके कहीं से, तो आपको समझेगा 10(1) जो था ना वो एप्लीकेबल था इन केस ऑफ गुड्स एंड इन केस ऑफ रेस्टोरेंट्स और केटरर्स। क्या नहीं था? सर्विस वालों के लिए कोई कॉम्पोजिशन स्कीम ही नहीं थी। अगर आप गुड्स प्लस सर्विस करोगे तो भी नहीं था। अंडरस्टूड? ये समझा? ये मैं कब की बात कर रहा हूं? मेरे को बोलो, हमारा कुर्ती का दुकान है, क्या बेचता हूं मैं? कुर्ती बेचता हूं मैं, कुर्तीज बेचता हूं मैं। बोलो कुर्तीज के ऊपर जीएसटी का कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगी या नहीं? मिल जाएगा। गुड्स हैं 10(1) में। ये मैं बात कब की कर रहा हूं? 2017। किसको मिलती थी 2017 में कॉम्पोजिशन स्कीम? गुड्स और रेस्टोरेंट केटरर्स। अब है ना, आप अगर आपके फादर भी बिजनेस करें ना, उनको पूछना, एक चीज कॉमन होती है इसमें, आप गुड्स बेच रहे हो साथ साथ बोलो लोन देते हो। हर एक बिजनेसमैन क्या करता है, कहीं अटक जाता है तो किसी को लोन देता है, तो लोन लेता है। अपन बोलते हैं ना यार 10 लाख रुपया चाहिए, दे तो एक जन को पेमेंट करना है अर्जेंटली। एक दूसरे से लोन लेते या तो देते हैं। अब इंडिया में देखा गया बहुत सारे लोग लोन दे रहे थे और उस पर उनको इनकम क्या मिलती है, आई मीन ये क्या होता है, कंसिडरेशन इंटरेस्ट। 10 दिया था, 11 रिटर्न आया, तो बोलो इसमें कंसिडरेशन क्या है? 1 लाख। इस इंटरेस्ट पर तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है। अब एक दिक्कत है, बोलो मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगी या नहीं? क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया मालूम है, कुर्तीज गुड्स हैं और लोन देने का काम बोलो इट्स अ सर्विस, यूज ऑफ मनी फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, इंटरेस्ट। अगर आपको याद हो तो बोलो दिक्कत क्या हो गई? लोन देने का काम इज अ यूज ऑफ मनी, इट्स अ सर्विस। और इस वजह से बहुत सारे जीएसटी ऑफिसर मना कर देते कि आप ये काम कर रहे हो तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। अंडरस्टूड? तो क्या हो गया, आप बिजनेस तो कर रहे हो, अब ये काम तो कर रहे हो, और प्रैक्टिकली नोटिस किया गया और उसके बाद इंडस्ट्री से डिमांड उठी कि ये तो गलत कर रहे हो। आप एक साइड बोल रहे हो कोई एलिजिबल ही नहीं होगा क्योंकि हर एक बिजनेसमैन ये काम करता ही है। एंड फाइनली इन लोगों ने अमेंडमेंट किया, बोला इस पूरे चैप्टर में हम इग्नोर कर देंगे।
इस पूरे चैप्टर में बोलो इस चीज को इग्नोर करके चलेंगे, अगर है ट्रांजैक्शन तो भी इग्नोर। और इसी वजह से इवन यहां पर भी लिखा गया, इवन इफ अगर एग्रीगेट टर्नओवर में भी है ना तो भी बोलो उसको क्या करके चलोगे, एक्सक्लूड। आपको समझा उसको क्यों एक्सक्लूड करा है? लगो मुझे चूहा होता है क्या इधर? अरे बात, अरे कल या परसों मैंने इधर किधर देखा था। आई थिंक बैट या कुछ है। कबूतर है, कबूतर है, खुला है भाई। बेंच ते मार भजी बंदो, अरे बेंच ते पछाड़, हाथ मार खाली, बंद कर ला, अद्दो तो हैरान कर लाएंगे। कोई बैठा रहेगा इधर। इसके पहले किसका लेक्चर था आपका? अरे विपुल सर का। अच्छा इधर देखो यार, सुनो फटाफट, तुमको ये कंडीशन समझ में आ रही है? आपको ये कंडीशन समझ में आ रही है? बोलो क्या कंडीशन है फाइनली, कोई डाउट है पूरे कंडीशन में? एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है तो एक डेफिनेशन है जो अपन बाद में देखेंगे। एग्रीगेट टर्नओवर एक कंडीशन है जो हम लोग बाद में देखेंगे। साइलेंट पे कर दो ना, मेरे को भी आ रहा है। कोई डाउट है इस कंडीशन में? बोलो कंडीशन नंबर 1, excluding interest and discount less than equal to 75 लाख। और अदरवाइज बोलो एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है बाद में देखेंगे किसी और चैप्टर में, इसमें नहीं, रजिस्ट्रेशन में। कंडीशन 1 में कोई डाउट है? कंडीशन 2 पढ़ना। करंट ईयर में ये 4 काम नहीं करना है। अ पर्सन शुड नॉट बी एंगेज इन मेकिंग फॉलोइंग सप्लाई। अ पर्सन इज नॉट एंगेज इन मेकिंग फॉलोइंग सप्लाई। क्या बोल रहा मैं? अ पर्सन कौन से फॉलोइंग सप्लाई नहीं करने हैं? ये 4। इन शॉर्ट करंट ईयर में 4 काम नहीं करना है। और वो एग्रीगेट टर्नओवर कब का देखना है? करंट ईयर का या लास्ट ईयर का? एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट ईयर का देखना है, ये लास्ट ईयर का देखना है। और ये बोलो करंट ईयर का। करंट ईयर में 4 काम नहीं करने। पहला बोलो क्या नहीं करना? नॉन टैक्सेबल सप्लाई करना है नहीं? नॉन टैक्सेबल मतलब क्या नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऐसा भी कोई डेफिनेशन होता होगा? इधर देखना। हाँ, जीएसटी में हर किसी का कुछ ना कुछ मीनिंग या डेफिनेशन है। ये देखो सेक्शन 2 क्लॉज 78, पढ़ना सेक्शन 2 क्लॉज 78, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। इंटीग्रेटेड। आईजीएसटी का पूरा नाम क्या है? बोलो, इतना पढ़ के मेरे को बोलो व्हाट इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई। मेरे को डेफिनेशन बोलो ना, क्या लिखूं मैं? व्हाट इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई?
एक वर्ड में बोलो, क्या लिखूं? नॉन लेविएबल। क्या नॉन टैक्सेबल का मतलब नॉन लेविएबल सप्लाई होता है ना? नॉन टैक्सेबल, ये हम लोग डीटी में क्या पढ़ते हैं? टैक्सेबल मतलब टैक्स आएगा, नॉन टैक्सेबल मतलब टैक्स नहीं आएगा। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ नॉन टैक्सेबल का मतलब क्या है? नॉन टैक्सेबल सप्लाई। क्या नॉन टैक्सेबल सप्लाई सप्लाई होता है लेकिन नॉट लेविएबल टू टैक्स? सेक्शन 2 क्लॉज 108 टैक्सेबल सप्लाई पढ़ना। बोलो, व्हाट इज टैक्सेबल सप्लाई? मेरे को कोई बोलेगा नॉन लेविएबल सप्लाई कौन से? जो देव ने अभी अभी बोला, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कहाँ लिखा था नॉन लेविएबल है? कौन सी सेक्शन में? 9(1) में लिखा था, ये कंडीशन के साथ साथ लिखा था, एक्स्ट्रा इवन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, लेकिन वो तो डेफिनेशन था, वो लेवी का सेक्शन थोड़ी है। लेवी का सेक्शन कौन सा है? 9। और बोलो, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और तीसरा बोलो, सीडीपी ना। ये तीनों लेविएबल है या नॉन लेविएबल है? नॉन लेविएबल। सप्लाई होते हैं क्या? मेरे को बोलो, मेरा पेट्रोल पंप है, मैं लोगों को पेट्रोल बेच रहा हूं पेट्रोल पंप पर, इज दिस एक्टिविटी अ सप्लाई? शेड्यूल 3 में नहीं आता, नहीं आता शेड्यूल 3 में। पेट्रोल बेचना, बियर बेचना शेड्यूल 3 में नहीं है, तो मतलब अदरवाइज अल्कोहल का लाइसेंस है, अल्कोहलिक लीकर नहीं है, तो अदरवाइज 7(1) चेक करो। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, सेल, गुड्स है ये सब, पेट्रोल, डीजल या जो भी है, बियर, बाय पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, सप्लाई है अंडर सेक्शन 7(1). और कैसा वाला सप्लाई है? लेवी नहीं बनती, लेकिन नॉन लेविएबल। बोलो नेक्स्ट, दूसरा बोलो, व्हाट इज टैक्सेबल सप्लाई? मतलब जिस पर लेवी आएगा, लेविएबल सप्लाई। लेविएबल सप्लाई मतलब लेवी बनती है, मतलब कंडीशन फुलफिल होती है ना? बोलो, एक्टिविटी 2 टाइप की है, एक्टिविटीज 2 टाइप की हैं, बोलो कौन सी? नॉन सप्लाई सप्लाई, नॉन सप्लाई सप्लाई। बोलो, एक्टिविटी कितने टाइप की है? कौन सी? नॉन सप्लाई की तो कहानी खत्म, नॉन सप्लाई पर तो अपन बात ही नहीं कर रहे, वो तो खत्म हो गया। सप्लाई हुआ तो आगे जाकर वापस चेक करो। उसका वर्ड बोलो, क्या है? टैक्सेबल मतलब ही लेविएबल, लेकिन टैक्सेबल वर्ड लॉ में लिखा है, टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अच्छा, टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या है? लेविएबल सप्लाई। एंड नॉन टैक्सेबल का मतलब बोलो, नॉन लेविएबल सप्लाई। कोई डाउट है इसमें? बोलो, एक्टिविटी 2 टाइप की, बोलो कौन सी? नॉन सप्लाई सप्लाई, नॉन सप्लाई तो टैक्स ही नहीं आएगा। सप्लाई वापस 2 टाइप, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। टैक्सेबल मतलब, नॉन टैक्सेबल मतलब, कोई डाउट है इसमें? नॉन लेविएबल कौन से हैं? एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल विच इज ENA, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल विच इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ALHC, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। CDP ना। बोलो, लेविएबल। एक बात बोलना, मेरा पेट्रोल पंप है, लेविएबल सप्लाई है? लेविएबल या नॉन लेविएबल? नॉन लेविएबल। सेल ऑफ लैंड, सप्लाई नहीं है। PVR सिनेमास आपको मूवी दिखा रहा है और आप पेमेंट कर रहे हो। बोलो, PVR सिनेमास और आप, क्या सप्लाई है वो? और कैसा वाला सप्लाई है वो? लेविएबल, नॉन लेविएबल तो 3 ही है, तो बचा क्या? लेविएबल। भाई PVR सप्लाई करता है, GST भी लग रहा है उस पर, ठीक है। मैकडोनल्ड्स,
लेविएबल सप्लाई, एक फ्रूट की दुकान है, वो फ्रूट बेच रहा है 0% वाला, फ्रूट और वेजिटेबल बेच रहा है 0% वाला, 0% रेट है। नॉन सप्लाई या सप्लाई? सप्लाई तो है, सप्लाई में कौन सा? लेविएबल, और लेविएबल में भी कौन सा? 0% वाला। इसका मतलब अगर लेवी आई ना, लेवी, तो रेट या तो 0% होगी या तो वो एग्जेम्प्ट होगा, और या तो रेट होगी 5, 12, 18, 28। दो मिनट देखो इसको, ये डायग्राम याद रहेगा? जैसे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस पर 12 लगाते हैं। सुनो इधर, टाइम वेस्ट मत करो। कोई डाउट है इस पर? क्या? कौन डाउट पूछ रहा है? बोला ना मैंने तो उसको, तुम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे ना। कोई डाउट है इस पर? ठीक है, अच्छा इधर देखो, कौन सी डेफिनेशन पढ़ी तुमने? टैक्सेबल मतलब? नॉन टैक्सेबल मतलब? 2 क्लॉज 47 पढ़ना। हो गया पढ़ के? कोई बताएगा एग्जेम्प्ट सप्लाई की कितने मतलब है? और कुछ? कितने मतलब हैं? 3 मतलब है। बोलो एग्जेम्प्ट सप्लाई की सेक्शन कौन सी है? 2 क्लॉज 47। अच्छा लेविएबल में बोलो, ये लेविएबल में बोलो, लेविएबल में क्या रेट आएगी? 0 या तो एग्जेम्प्ट, क्या ये भी एक लेवी है? और या तो बोलो 10 कहाँ होता है यार, कुछ नहीं है। इसको देखो जरा, इसको, ये क्लियर है आपको? ये बोलो नेक्स्ट डेफिनेशन। एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई है, एग्जेम, हाँ, एग्जेम्प्ट सप्लाई का मीनिंग बोलो, बोलो देव, बोलो आर्यन। नंबर 1, जो नील रेटेड है। नील रेटेड मतलब 0%। हाँ, यहाँ 0 रेटेड का मतलब कुछ और होता है, मैंने शायद बोला था आपको उसे, एक्सपोर्ट्स और सप्लाई टू एसईजेड। नहीं बोला होगा, बोला है, वो तो देखेंगे बाद में। बोलो नील रेटेड मतलब बोलो, वो हमारे सिलेबस में है भी नहीं, 0 रेटेड की सेक्शन है, सेक्शन 16 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। अपना तो खाली 10 और 12 है, याद है आपको? प्लेस ऑफ सप्लाई, आईजीएसटी एक्ट 16 है ही नहीं हमारे सिलेबस पर, मैं फिर भी बताऊंगा क्योंकि पॉइंट आएगा उसके रिलेटेड। बोलो नील रेटेड 0%। दूसरा बोलो होली एग्जेम्प्ट, और तीसरा बोलो नॉन टैक्सेबल मतलब नॉन लेविएबल। भाई जरा 2 मिनट याद करना ये डेफिनेशन तीनों, हो जाए तो बोलना। इसके पहले के लेक्चर में तुम 3 थे, कोई चला गया? हाँ क्या? तो इन जनरल आप 3 ही होते हो क्या? कल कौन था? हाँ, क्या हो गया याद? बोलो नॉन टैक्सेबल सप्लाई।
मीनिंग तो बोलो पहले, डेफिनेशन। नॉन लेविएबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई। एग्जेम सप्लाई के कितने मतलब है? तीन। कौन से? इधर देखो, एक्टिविटी दो टाइप की है। बोलो एक्टिविटी कितने टाइप की है? कौन सी? एक है नॉन सप्लाई, एक है सप्लाई। अच्छा, सप्लाई भी दो टाइप के हैं। बोलो, टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल मतलब कौन सा आएगा? सीडी पीना और ईएनए। टैक्सेबल सप्लाई में कौन सा आएगा? लेविएबल में 0, 5 सब आएंगे एग्जेम्प्ट। अच्छा, कोई बोलेगा 0% मतलब कौन सा सप्लाई होता है? और एग्जेम्प्ट मतलब दोनों कौन से हैं? एग्जेम्प्ट सप्लाई। क्या मेरा ये डायग्राम टू सम एक्सटेंट गलत है? ये डायग्राम बोलो हाँ। क्यों गलत है? क्योंकि एग्जेम्प्ट सप्लाई के तीन मतलब होते हैं, पर हमारा डायग्राम में बोलो एक अलग चला गया, और इसको हम नाम देते हैं, जो रेड वाला है ना, रेड वाला, वो लॉ में लिखा है। एक्चुअली 5/28 भी टैक्सेबल है, लेकिन बोलो, अब मैं बोलूं टैक्सेबल तो तुम पूछोगे सर कौन सा वाला बोल रहे हो, ऊपर वाला या नीचे वाला टैक्सेबल? क्या टैक्सेबल, क्या 0% इज अ टैक्सेबल सप्लाई? 2 मिनट देखो ध्यान से, ये डायग्राम है ना, ये चार्ट तुमको याद रहेगा, इसके हिसाब से डेफिनेशन याद हो जाएंगी। लेकिन एक बात मत भूलना, एग्जेम्प्ट सप्लाई के तीन मतलब है, दो नहीं। याद रहेगा? हो गया याद करके? इधर देखो, एक क्वेश्चन है आपसे। पहला, सेल ऑफ लैंड 10 लाख रुपया, सेल ऑफ फ्रूट्स 0%, 20 लाख रुपया, सेल ऑफ कुर्तीज 18%, 30 लाख रुपया, सर्विसेज ऑफ प्रीस्ट, पंडित जी की सर्विस, प्रीस्ट सर्विस एग्जेम्प्ट 10 लाख रुपया, सेल ऑफ पेट्रोल 20 लाख रुपया, ये क्वेश्चन है आपसे। आप सबसे पहला बोलो नॉन टैक्सेबल सप्लाई का अमाउंट बोलो। नॉन टैक्सेबल सप्लाई का अमाउंट कितना? सप्लाई नॉन टैक्सेबल है देव? नॉन टैक्सेबल में क्या आता है? नॉन लेविएबल तीन ही आते हैं, और उन तीनों में से कौन सा इधर एक ही तो है? 20 लाख। कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट, कंप्यूट टैक्सेबल सप्लाई। राइट है 60? बोलो लैंड आएगा, वो तो सप्लाई नहीं है, 0% आएगा। यस, 0% इज ऑल्सो टैक्स। 18 एग्जेम्प्ट, पेट्रोल नहीं आएगा, तो कितना हो गया? 60। तीसरा, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई
एग्जिम सप्लाई के कितने मतलब हैं? बोलो नील रेटेड कौन सा है? नील रेटेड कौन सा है? एग्जेम्प्ट। और तीसरा क्या एग्जेम्प्ट में नॉन टैक्सेबल भी आता है? तो 3 ऐड होगा ना, कितना होगा? कोई डाउट है इसमें? कोई बताएगा एग्रीगेट टर्नओवर मतलब? ये डायग्राम देख के बोलो ना, टोटल सप्लाई में क्या आएगा? टैक्सेबल सप्लाई प्लस नॉन टैक्सेबल, इवन पेट्रोल डीजल भी ऐड होता है। हाँ वो भी वो ऐड हो जाएगा। बोलो फिलहाल तो हमारा एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन नहीं हुआ, बट अगर मैं उस डायग्राम से जाऊं तो बोलो आंसर क्या आएगा? 80 लाख। टैक्सेबल प्लस नॉन टैक्सेबल, है ना? कोई डाउट है आपको इन सब में? अंडरस्टूड? आपको लिखना है ये सब? पता नहीं, देखो ना, है मुझे ध्यान में नहीं इसलिए बोला। आपका हो गया ये फोटो लेकर? बोलो व्हाट इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई? इधर देखो भाई, मेरे को बोलना कंडीशन 1 क्या है? कंडीशन 1, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द लास्ट ईयर एक्सक्लूडिंग इन केस ऑफ, और अदरवाइज। दूसरी कंडीशन, अ पर्सन इज नॉट एंगेज्ड। करना है नहीं करना देव? ये काम नहीं करना है। कितने काम नहीं करना है? 4। पहला बोलो, ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई करना है या नहीं? इधर देखो, तो सबसे पहला तो आपको नहीं करना नॉन टैक्सेबल सप्लाई। दूसरा आपको नहीं करना इंटर स्टेट सप्लाई। तीसरा आपको नहीं करना सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। एंड नहीं करना मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टीपा बीटी। बीटी ब्रिक्स एंड टाइल्स। ये हुआ था हमारा क्या कभी? अच्छा, याद रखना ये मैंने नोट्स शेयर करूंगा ना आपसे, यहाँ चेंजेस कर लेना इन 2 में। बोलो पहले यहां पर क्या लिखा था? पहले सप्लाई थ्रू इको अलाउड ही नहीं है, लेकिन अब बोलो सप्लाई ऑफ गुड्स करना अलाउड है। अब क्या अलाउड नहीं है? सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू इको अलाउड नहीं है। इधर देखो, अब क्या अलाउड नहीं है? सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू इको अलाउड नहीं है। गुड्स अलाउड है अब, और मैन्युफैक्चरिंग अब किसका अलाउड नहीं है? टीपा, पहले टीपा था, अब बोलो टीपा बीटी। सुनो अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला बोलो नॉन टैक्सेबल सप्लाई करना या नहीं करना? ये 4 काम करंट ईयर में नहीं करना। ये 4 काम करंट ईयर में नहीं करना, नहीं मिलेगा उसको।
हम बात करते हैं वो सब ग्रेजुअली। सबसे पहला बोलो क्या नहीं करना? नॉन टैक्सेबल मतलब अल्कोहलिक लीकर, ये सब मेरे को बोलना भाई, ये तो गरीबों की स्कीम थी। क्या ये गरीबों की स्कीम थी? बोलो तुम, अगर मैं आपको बोलूं हमारा पेट्रोल पंप है, मेरा पेट्रोल पंप है, बोलो क्या सोचोगे? अमीर आदमी है भाई, पेट्रोल पंप है। बियर की दुकान है, अमीर आदमी है, बियर बेच रहा है ना? बोलो क्या क्या नॉन टैक्सेबल सप्लाई वाला काम अमीर आदमी करता रहेगा? यार बियर की दुकान देखो, उसका लाइसेंस भी जल्दी नहीं मिलता है, दुकान खोलनी भी हो तो भी। ठीक है, तो मेरे को बोलना नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नॉन लेविएबल सप्लाई। सुन रहे हो आप? ये काम करना है नहीं करना? कोई डाउट है इस पर? कोई डाउट है देव? नॉन टैक्सेबल सप्लाई करना है या नहीं करना? इधर देखना, सुनो, मैं कुछ क्वेश्चन बोलता हूं, आप आंसर देना। लास्ट ईयर, मान लो हमारा लास्ट ईयर था 24-25, करंट ईयर क्या चल रहा है? 24-26। लास्ट ईयर ना, लास्ट ईयर सुनो देव, इधर देखो, मेरी एक दुकान है महाराष्ट्र में, और है ना कुर्ती बेचता था मैं उन दिनों, मेरा टर्नओवर है 85 लाख। और बियर भी बेचता था, बियर की भी दुकान थी, 2 दुकान थी आजू बाजू में, एक कुर्ती एक बियर। और बियर बेच के मैंने 15 लाख रुपए कमाए थे। और ये जो बियर की दुकान थी ना, दिस बिजनेस वॉज डिसकंटिन्यूड ऑन 21 मार्च 2025। वो दुकान बंद कर दी। कौन सी दुकान बंद कर दी? अब करंट ईयर में मेरा महाराष्ट्र में कुर्ती का दुकान है। आप बोलो पहले तो कॉम्पोजिशन स्कीम कौन सी सेक्शन में चेक करोगे? मिलेगी या नहीं पता नहीं, चेक कहां करूं? सेक्शन 10(1) या 10(2) है? 10(1) क्यों? गुड्स, बोलो पहला कंडीशन। बोलो लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर बोलो, अमाउंट बोलो इधर, अमाउंट बोलो इधर, 85 लाख या 100 लाख? क्या पेट्रोल बियर ये सब भी ऐड होता है? सप्लाई टैक्सेबल प्लस नॉन टैक्सेबल, बोलो क्या विद इन लिमिट है? दूसरी कंडीशन बोलो, पहला क्या नहीं होना चाहिए? नॉन टैक्सेबल मतलब नॉन लेविएबल। क्या मेरा करंट ईयर में नॉन लेविएबल सप्लाई है या नहीं? है ना, बियर का दुकान वो था, है नहीं? बोलो मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगी अंडर सेक्शन 10 में। कुछ समझा आपको ये? कोई डाउट है इसमें? दूसरा क्वेश्चन, आपको एग्जाम में बोला है लास्ट ईयर करंट ईयर, बोला है लास्ट ईयर आपका महाराष्ट्र में कुर्ती का दुकान था। आपका लास्ट ईयर बोलो, इधर देखो फटाफट देव, कुर्ती का दुकान था, 85 लाख रुपीस का टर्नओवर था, और बियर की भी दुकान थी 15 लाख रुपया। महाराष्ट्र में करंट ईयर में आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगी या नहीं, ये पूछा है। बोलो सबसे पहले तो किसके लिए चेक करोगे और कौन सी सेक्शन में चेक करोगे? कुर्ती के लिए चेक करूंगा मैं, कुर्ती के बिजनेस के लिए 10 सब सेक्शन 1। बोलो कंडीशन 1, कितना है बोलो? हाँ वो तो लिमिट में है। कंडीशन 2 बोलो, मैं कहां बोला है कर दिया? क्या मेरी लास्ट ईयर बियर की दुकान थी? क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है, क्या अज्यूम करोगे? गोइंग कंसर्न असम्पशन AS1, गोइंग कंसर्न असम्पशन लेंगे, मेरी दुकान अभी भी होगी, कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। बोलो लास्ट ईयर थी, बंद हो गई, अभी मिलेगी, लेकिन दुकान खोलना मत, खोलना मत। अगर बोलो लास्ट ईयर थी, क्वेश्चन साइलेंट है, क्लाइंट साइलेंट नहीं होगा, क्लाइंट तो बताएगा क्या स्टोरी है, पर क्वेश्चन साइलेंट, तो क्या अज्यूम करोगे? और अभी भी बियर बेच रहा है, वो नहीं मिलेगा कॉम्पोजिशन स्कीम। और पर्सन इज, दिस पर्सन इज एंगेज्ड इन मेकिंग नॉन टैक्सेबल सप्लाई, हेंस इज नॉट एलिजिबल।
रुको ना यार, कोई डाउट है यहां तक? पहला क्वेश्चन बोलो, पहला यार बोलो ना पहला क्वेश्चन। सुनो किधर, किसी और के नाम पर, इधर देखो, बोलो पहला क्वेश्चन क्या था? लास्ट ईयर थी, बंद हो गई, अभी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, लास्ट ईयर थी, अभी भी है। तीसरा क्वेश्चन, वो जो सेकंड क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन लास्ट ईयर बंद हो गई, अभी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, तभी थी, अभी भी है। तीसरा क्वेश्चन, तभी नहीं थी, अभी खोलने वाले हो तुम, बट खुली नहीं है अभी तो मान लो। बोलो कुर्ती, कौन सा सेक्शन चेक करूं? चेक करेंगे। कंडीशन 1 बोलो, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द लास्ट ईयर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट डिस्काउंट, बोलो कितना था? 85 लाख। लिमिट में। कंडीशन नंबर 2, करंट ईयर में 4 काम नहीं करने हैं, 4 काम ये नहीं करना है। बट मेरा एक डाउट है, एक बात बताना, तुमको कॉम्पोजिशन स्कीम कब मिलेगी? 1 अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर? फर्स्ट डे या लास्ट डे? सुफियान, क्यों फर्स्ट डे? क्योंकि मुझे क्वार्टरली टैक्स देना है। अप्रैल में, जून का 18 जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर का 18 अक्टूबर, और मैं डे 1 से क्या डॉक्यूमेंट इशू करूंगा? बिल ऑफ सप्लाई। ऐसा तो होगा नहीं कि मैं सबको टैक्स इनवॉइस बांट रहा हूं, 18% मांग रहा हूं, फिर ईयर एंड होने पर बोलूंगा मैं तो 1% भरेगा ओन पॉकेट। करेक्ट ना? इसका मतलब बोलो डे 1 से आपको क्या करना है? क्या बोल रहे हो? डे 1 से क्या करना है? कॉम्पोजिशन में आ जाना है। बोलो कॉम्पोजिशन स्कीम में आप कब आओगे? फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब प्रैक्टिकली क्या चेक करते हैं मालूम है? लास्ट ईयर अभी अभी खत्म हुआ है, उसका एग्रीगेट टर्नओवर चेक कर लेंगे। और बोलो मैं आ जाऊंगा कॉम्पोजिशन स्कीम में, सुना? लेकिन करंट ईयर एंड होने तक वो 4 काम मत करना। बोलो क्या मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में आ गया हूं? ये वाला एग्जाम्पल है, ये वाला, ये 85 लाख वाला, मैं आ गया कॉम्पोजिशन में। अब है ना, 11 जुलाई 2000 जो भी है 25, हमारा बचपन का ड्रीम फुलफिल हो गया। बोलो बियर की दुकान खुल गई, पहले नहीं थी अभी खुली है। बोलो बोलो कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगी या नहीं मिलेगी? ऑलरेडी मिल चुकी है वो। क्या वो मिल चुकी है? कब मिली थी वो? भाई क्या मिली थी तुमको? कॉम्पोजिशन स्कीम की बात चल रही है। और सूफिया ने ऐसे आंसर देता है, ऐसे बोला 1 अप्रैल। बोलो कब मिली थी वो सूफियान? 1 अप्रैल को मिली थी। उस दिन तो किसी और को मिली होगी। सूफियान को तो 1 अप्रैल को मिली थी वो। बोलो सूफियान। सुना फटाफट। अब बोलो क्या तुम ऑलरेडी कॉम्पोजिशन में हो? बोलो अप्रैल में कॉम्पोजिशन, मई में कॉम्पोजिशन, जून में कॉम्पोजिशन, 10 जुलाई तक। 11 जुलाई को ऑप्ट आउट, छोड़ के जाना पड़ेगा सूफियान उसको। क्या स्कीम को छोड़ना पड़ेगा? क्या स्कीम को छोड़ना पड़ेगा? एक गिव अप करना पड़ेगा। देखो ऑप्ट आउट ऑफ द स्कीम, तुमने गलती कर दी, वो 4 काम ना भी बोला था मत करना, फिर भी तुम कर चुके हो। कुछ समझ में आ रहा है? बोलो ये जो रेड वाला पीरियड है ना, ये वाला पीरियड कौन सी स्कीम में रहेगा? कॉम्पोजिशन स्कीम। और ब्लू वाला बोलो नॉर्मल स्कीम। आप ऑप्ट आउट कर चुके हो। बोलो अप्रैल में जून का टैक्स कब दूंगा? 18 जुलाई। 1 जुलाई से 10 जुलाई का टैक्स कब दूंगा? 18 अक्टूबर। और 11 जुलाई से 31 जुलाई का टैक्स कब दूंगा? 11 जुलाई से 31 जुलाई, 20 अगस्त। क्योंकि कॉम्पोजिशन वाला बंदा तो क्वार्टरली देता है। बोलो रेड वाले पीरियड का जीएसटीआर 4 कब फाइल होगा? रेड वाले पीरियड का जीएसटीआर 4 साल खत्म होने के बाद 30 जून को। रेड वाले पीरियड का तो डायरेक्ट इधर ही आएगा ना, 30 जून।
और ब्लू वाला पीरियड बोलो 11 जुलाई से 31 जुलाई कौन सा रिटर्न फाइल होगा? 1 and 3B 11 अगस्त 20 अगस्त। भाई कुछ समझ में आ रहा है रिटर्न का चक्कर? कोई डाउट है यहां तक? तुमको नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्लियर है? पहला कंडीशन बोलो करंट ईयर में कितने काम नहीं करने हैं यार? बोलो ना। 4 काम नहीं करने हैं। सबसे पहला क्या नहीं करना? नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं करना है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब बोलो पहले दुकान थी बंद हो गई, बंद हो गई, वो अभी मिलेगी या नहीं? कॉम्पोजिशन मिल जाएगा। पहले थी अभी भी है, पहले नहीं थी मिल तो जाएगी, लेकिन जैसे ही दुकान खोली वो 4 काम में से कुछ कर दिया, ऑप्ट आउट। कोई डाउट है? नेक्स्ट बोलो और क्या नहीं करना? सेकंड, इंटरसेट सप्लाई करना है या नहीं करना? यार सुनो, इधर बीच में तुम 10 मिनट का ब्रेक लेना तब कर देना। ये इधर देखो ना फटाफट। सेकंड बोलो क्या नहीं करना? इंटरसेट सप्लाई करना है या नहीं करना? नहीं करना इंटरसेट सप्लाई। इधर देखो, आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो आपसे कहता है कि आपका है ना, आपसे वो कहता है कि देखो मैंने अभी लास्ट ईयर पिछले साल मैं इंट्रा सिटी करता हूँ, मेरी घाटकोपर में दुकान है छोटी मोटी सी कुर्तीज और ड्रेस मटेरियल की, मैं इंट्रा सेट सप्लाई करता हूँ। लास्ट ईयर मैंने एक ट्रांजेक्शन इंटर कर दिया था। तुम लोग इंटरेस्टेड होना भगा दूंगा। सुनो इधर यार, सुना ध्यान से, फिर तुमको लगेगा वो घाट को वो कौन सा मुलुंड की रिकॉर्डिंग में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे, हमको तो पूछा ही नहीं है। सुनो ना इधर, वैसे भी 3-4 लोग ही हैं, कंटाला आ रहा है 3-4 लोगों में। इधर देखो, सुनो ध्यान से। मैंने इतने कम में एक अरसे से नहीं पढ़ा, एकदम स्टार्टिंग में होता था तब प्राइवेट ट्यूशन लेता था मैं तभी, उसके बाद तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। तुम्हारा बैच मिला है मेरे को। अच्छा इधर देखो, हाँ हाँ, मेरे को बोलना करंट ईयर में 4 काम नहीं करने सूफियान। सबसे पहला क्या नहीं करना? नॉन लेवी। उसके मैंने 3 एग्जाम्पल बताए। दूसरा, भाई तुम इंटरसेट कर रहे हो, मेरे को बोलो अगर मैं बोलूं मेरी घाटकोपर में दुकान है पहला, और अगर मैं बोलूं कि मेरी दादर में दुकान लेकिन मैं होलसेलर हूँ, राजस्थान पंजाब हरियाणा यूपी बिहार हर जगह मैं सेल करता हूँ, तुम किसको बड़ा आदमी सोचोगे? इंटर करने वाले को, जो मल्टीपल स्टेट में सेल कर रहा है, क्योंकि उसका टर्नओवर भी ज्यादा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इन लोगों ने बोला इंटरसेट नहीं करना है। इंटरसेट सप्लाई करना है या नहीं करना? नहीं करना। मेरे को एक बात बोलना, मेरी दुकान है घाटकोपर में, घाटकोपर में दुकान है। लास्ट ईयर मैंने एक ट्रांजेक्शन इंटरसेट कर दिया था, खाली एक ही ट्रांजेक्शन। इन जनरल में इंटरसेट नहीं करता हूं, खाली एक ही कर दिया था। लास्ट ईयर मेरे पास मान लो कोई कस्टमर आया और वो मेरे को कहता है मैं दिल्ली से आया हूं, आप 1000 कुर्ती भिजवा दो, मैंने भिजवा दिया 1000 कुर्ती लास्ट ईयर। करंट ईयर में आप प्रैक्टिसिंग सीओ में आया आपके पास, मैंने बोला कि देखो ऐसा है, मेरा जनरली इंट्रा ही होता है, इंटर कभी होता ही नहीं है। ये तो पिछले साल एक कस्टमर आ गया तो मैंने बेच दिया। बोलो करंट ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम में उसको लेकर आओगे या नहीं? लेकर आएंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन उसको क्या बोलेंगे? इंटरसेट मत करना। अगर कर दिया तो बोलो ऑप्ट आउट करना पड़ जाएगा। लेकिन दूसरा एक, अंडरस्टूड, दूसरा एक क्लाइंट है, दूसरा वो कहता है मेरा इंट्रा इंटर सब होते रहता है, इंट्रा इंटर सब हो रहा है, उसको क्या एडवाइस होगे? तू आई मत कॉम्पोजिशन में। अंडरस्टूड? ऊपर है ना बिजनेस है, ये ट्रांजेक्शन है। बिजनेस तो बोलो एक बार चालू हो गया तो फिर चलता रहेगा, तो फिर मिलेगी नहीं। लेकिन यहां बोलो एक ट्रांजेक्शन करा था तो बोलो चांस है। कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट बोलो। गुड्स थ्रू इको,
चलेगा? क्या नहीं चलेगा? मेरे को बोलना मेरी दुकान है मेहता कुर्तीज एंड ड्रेस मटेरियल, और मान लो सूफी कोई लड़की है, मान लो सूफी, उसे मान लो ऐसे ही, इधर देखो, सूफियान जो है, सूफी जो है, बोलो वो अमेजोन पर कुर्ती ढूंढ रही है, और बोलो अमेजोन वाला हमको ऑर्डर फॉरवर्ड कर रहा है और हम उसको कुर्ती भिजवा रहे हैं। सप्लायर कौन है? रेसिपेंट कौन है? और अमेजोन कौन है? ई कॉमर्स ऑपरेटर। इस पर टैक्स कौन पे करता है? सप्लायर। हेटर नहीं है ये, हेटर। सप्लायर बिल पे टैक्स। बस मेरा डाउट खाली इतना है, मुझको कंपोजिशन स्कीम मिलेगी या नहीं? क्या गुड्स बेच रहा है? पहले अलाउड नहीं था, क्या अब अलाउ कर दिया है गुड्स को? क्या अलाउड नहीं है? सप्लाई सर्विस थ्रू इको नॉट अलाउड, गुड्स चलेगा, है ना? क्योंकि गुड्स की इंडस्ट्री की डिमांड आई कि हमारी इंडस्ट्री की बैंड बजी पड़ी है। ये जेप्टो नहीं, जेप्टो वेप्टो जो है ना, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, और कौन है, यही सब जो बिजनेस कर रहे हैं, बोलो इन लोगों ने हमारे बिजनेस की बैंड बजा रखी है, और गुड्स की इंडस्ट्री चल ही नहीं पाएगी। हम लिस्टिंग करा रहे हैं, मजबूरी है, आप हमको अमीर आदमी मत सोचो, इसलिए बोलो इनको अलाउ कर दिया। आगे जाकर हो सकता है सर्विस वालों को भी अलाउ करे, लेकिन गुड्स वालों को बोला गया है, उनको एक हिदायत दी गई है कि भाई याद रखना, गुड्स वालों को हिदायत। इंस्ट्रक्शन बोला गया है, तुमको इतना नहीं समझ में आता? इधर देखो, आपको आता रहेगा आर्यन? नहीं, हिंदी उर्दू एक ही तो है, अलग थोड़ी ना है। जाने दो, छोड़ो। इधर देखो, बोलो इनको इंस्ट्रक्शन दी गई है एक, कि भले तुमको अलाउ तो कर रहे हैं, लेकिन याद रखना गलती से इंटरस्टेट मत कर देना, क्योंकि इंटरस्टेट वालों को तुमने ना बोल रखा है। कुछ समझा? और इस वजह से देखो, जब अपन अमेजोन पर कुछ खरीदने जाते हैं तो वो चेकआउट के टाइम पर, पेमेंट के टाइम पर बोलेगा दिस प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इन योर एरिया, ऐसे कभी लिखा हुआ आया है? बोलो क्यों? क्योंकि उनका एरिया रिस्ट्रिक्टेड है। हो सकता है वो गुजरात वाला बंदा हो, गुजरात के बाद बाहर बेच ही नहीं सकता। कुछ समझा तुमको? बोलो 3 कंडीशन याद रहेंगी। पहला बोलो नहीं करना, दूसरा नहीं करना, तीसरा नहीं करना वो भी, और चौथा और लास्ट क्या नहीं करना? टीपा बीटी का क्या नहीं करना? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी बोलो, टॉबैको का क्या नहीं करना? आई बोलो, आइसक्रीम इंक्लूडिंग एडिबल आइस, आइसक्रीम इंक्लूडिंग पान मसाला, एरेटेड वाटर, ये 6 चीजों का क्या नहीं करना? एक बात बोलो, मेरी छोटी सी दुकान है मेहता जनरल स्टोर, आइसक्रीम बेचता हूं मैं, एरेटेड वाटर बेचता हूं मैं, बोलो मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगी? मैन्युफैक्चरिंग अलाउड नहीं है, वो बड़ा आदमी है भाई, मैं तो ट्रेडर हूं, ट्रेडिंग तो छोटी मोटी दुकान पर भी मिल जाता है ना? यहां याद रखना मैन्युफैक्चरिंग नॉट अलाउड। इसी के साथ हमारी 2 कंडीशन हो गई। बोलो सेक्शन क्या बोलते हैं? टबैको ना, टबैको, प्रोनाउंस क्या करते हैं? टबैको ना? नहीं पता नहीं, मैं चौनी रोड ब्रांच में पढ़ा था, बच्चे कह रहे हैं टबैको। सर इट्स टबैको, नॉट टॉबैको, टॉबैको। बेस्ट। इधर देखो, सुनो, हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या नहीं करना उसका? अच्छा इधर देखो, अब बोलो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, सूफियान बोलो किसको एप्लीकेबल है?
10(1) किसको एप्लीकेबल है? लेकिन नोट सीटी पे ना डीपी को कोई नहीं है एप्लीकेबल। कितनी कंडीशंस है? पहली कंडीशन कब चेक करनी है? लास्ट ईयर की। और दूसरी कंडीशन बोलो, लास्ट ईयर क्या नहीं करना? आगे इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लास्ट ईयर। अच्छा ठीक है, बोला था लेस देन इक्वल टू 70 अदरवाइज। और दूसरी कंडीशन, अ पर्सन इज नॉट एंगेज, अ पर्सन इज इन मेकिंग फॉलोइंग सप्लाई। नंबर 1। नंबर 2 बोलो, सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू इको, रेस्टोरेंट केटरिंग, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टीपा बीटे। कोई डाउट है? याद रहेगा ये। वो करंट ईयर में नहीं करना है। अगर इन बिटवीन द ईयर कर दिया तो ऑप्ट आउट, छोड़ देना उसको। फिर किसको छोड़ देना? कॉम्पोजिशन स्कीम को। याद रहेगा सुफियान? अच्छा इधर देखो, अच्छा इधर देखो भाई, हमारी 3 दुकान है। बोलो अपनी पहली वाली किधर है? दूसरी वाली दिल्ली, तीसरी वाली बोलो हमारी कितनी दुकानें हैं? पहली वाली किधर है? दूसरी, तीसरी। मैं सारे इंट्रा करता हूं, इंटर करता ही नहीं हूं मैं। सारे के सारे ट्रांजेक्शन क्या करता हूं? इंट्रा स्टेट। मेरा टर्नओवर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है 50 लाख। मतलब महाराष्ट्र में जो दुकान है ना, वो महाराष्ट्र में ही सेल करता है। कितने का सेल हुआ? दिल्ली में जो दुकान है दिल्ली में सेल करा है। कितने का सेल किया है? तमिलनाडु में जो दुकान है तमिलनाडु में सेल करा है। कितने का सेल हुआ है? 20 लाख। कोई डाउट है? 50 30 20 है, ठीक है। बोलो कौन सा टैक्स आएगा अगर महाराष्ट्र वाला महाराष्ट्र में सेल करता है तो? बोलो ना यार, कौन सा टैक्स आएगा? दिल्ली वाला दिल्ली में सेल कर रहा है, तमिलनाडु स्टेट है। अगर मैं बोलूं, मैं कॉम्पोजिशन नहीं पूछ रहा हूं, ऐसे ही 99% टैक्स है, तो किस पर निकालोगे? 100 ऊपर या 50 ऊपर? तो 100 क्या है मालूम है? एग्रीगेट टर्नओवर। 100 लाख इज एन एग्रीगेट टर्नओवर, टोटल टर्नओवर। बोलो 99% किसका करोगे? 50 का। बोलो ये सीजीएसटी कौन सी अमाउंट पर निकाला जाएगा? 30। ये एसजीएसटी, ये सी और एस। आपको समझ में आ रहा है टैक्स कैसे निकालते हैं? स्टेट वाइज जो टर्नओवर है वो, उसके ऊपर। कोई डाउट है इन सब में? भाई मैंने क्या बोला तुमने सुना नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से। महाराष्ट्र वाला महाराष्ट्र में बेच रहा है, दिल्ली वाला दिल्ली में। जैसे क्रोमा, क्रोमा की हर स्टेट में दुकान है, वो सेम स्टेट में सेल कर रहा है। कोई डाउट है? कितने रजिस्ट्रेशन करने पड़ते होंगे इधर? 3 मैंडेटरी। और ये जो ना जिस पर तुमने टैक्स निकाला था उसको बोलते हैं टर्नओवर इन द स्टेट। उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? पढ़ना रेट। आई होप आपको टर्नओवर इन द स्टेट समझा रहेगा। हो गया पढ़ के? बोलो रेस्टोरेंट केटरिंग का क्या रेट है? 2.5। 2.5 किसका? टर्नओवर इन द स्टेट का। सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों 2.5 2.5, लेकिन किसका निकालोगे? मैन्युफैक्चरर के केस में रेट बोलो 0.5 किसका? लेकिन अदरवाइज कोई बोलेगा अदरवाइज में कौन आएगा? हम लोग कौन सी सेक्शन में? 10(1). बोलो अदरवाइज में कौन आएगा? ट्रेडर, ट्रेडर या तो सर्विस, दोनों इधर आएंगे अदरवाइज में।
10-1 गुड्स प्लस सर्विस। मेरे को बोलो, मैं कुर्ती भी बेचता हूँ, मैन्युफैक्चरर यूनिट है, कुर्ती बेचता हूँ मैन्युफैक्चरिंग करके, और फैशन डिजाइनर का भी काम कर रहा हूँ, दोनों कर रहा हूँ। बोलो मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग करके कुर्ती सेल करी, उस सेल के अमाउंट पर बोलो क्या रेट लगाओगे? ये। लेकिन फैशन डिजाइनिंग के काम पर बोलो जो पैसा आया, ये वाला 0.5। सिर्फ सर्विस कौन बोल रहा है यार? तुम समझ रही हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? कोई डाउट है इसमें? 10-2 में जाएगा, बिकॉज वो ट्रीटमेंट और अ प्रोसेस, कॉम्पोजिट सप्लाई हो गया ना, वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ टेलरिंग का काम, करेक्ट ना? है ना? वो मेन मेन कपड़ा तो वही दिखे जा रहा है, आप तो थोड़ा बहुत कपड़ा यूज कर रहे हो, फॉल लगा है या ऐसे कुछ, इन जनरल। हाँ वही बोल रहा हूँ ना, वही तो कपड़ा देखे जाता है। उस केस में बोलो कैसा क्या होगा? गुड्स प्लस सर्विस 10-1 में जाना चाहिए वो। मफत लाल है जैसे, बहुत बड़ा ब्रांड है ना मफत लाल, नहीं सुना? फैब्रिक मिलता है उसका, फैब्रिक फॉर्मल सिलवाते हैं हम। फिलहाल तो ये पढ़ना 10-1 यार, चलो जल्दी 10-1 पढ़ो। बोलो रेस्टोरेंट केटरिंग के लिए क्या रेट है? किसका? टर्नओवर इन द स्टेट। मैन्युफैक्चरर के लिए किसका? और अदरवाइज बोलो किसका? याद हो गया ये? मेरे को बोलना आर्यन, मैन्युफैक्चरर के लिए आईजीएसटी का क्या रेट होगा? मैन्युफैक्चरर के लिए आईजीएसटी, सुफियान मैन्युफैक्चरर का आईजीएसटी। क्या तंबूरा? हाँ तो क्या बोलो? इंटरस्टेट अलाउड ही नहीं है। अगर आईजेसी कभी नहीं आ सकता, अगर इंटरस्टेट कर दिया तो बोलो क्या करना पड़ेगा? ऑप्ट आउट, करेक्ट ना? तो आईजीएसटी पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल ही नहीं है। बोलो रेस्टोरेंट केटरिंग का क्या रेट था? मैन्युफैक्चरर और अदरवाइज, ऊपर वाले दोनों किसका निकालना है? 2.5 2.5 0.5 0.5, और नीचे वाला टर्नओवर इज द स्टेट बट एक्सक्लूडिंग। इधर देखो, मैं गुड्स ए बेच रहा हूं जिस पर ऑलरेडी 0% है, नॉर्मल रेट 0 है, नॉर्मल। गुड्स बी, इस पर नॉर्मल रेट 5% है। गुड्स सी 18% है। गुड्स डी 12% है। गुड्स ई एग्जेम्प्ट है। और मेरा सेल्स है 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 10 लाख, 20 लाख। ठीक है? वॉट विल बी योर आंसर इफ द पर्सन इज अ मैन्युफैक्चरर? बोलो क्या आईजीएसटी आएगा? नहीं आ सकता। और दूसरा, व्हाट विल बी योर आंसर इफ द पर्सन इज ट्रेडर? आपको कंप्यूट करना है सीजीएसटी एसजीएसटी पेबल, इसको आईटीसी नहीं मिलती है, करेक्ट ना? तो इसका परचेज दिया भी होगा तो क्या करोगे? इग्नोर। करेक्ट बोल रहा हूं मैं? करना जरा क्या आंसर आता है। अब करो, मैं 1 सेकेंड में आया। अच्छा, इसका आंसर देना सब लोग।
मेरे को बोलना पहला वाला जो है उसमें क्या करोगे आप? मैन्युफैक्चरर की रेट 0.5%, 0.5% है। ट्रेडर का रेट बोलो 0.5%, 0.5% है। है ना? रेट तो वही है 0.5% लेकिन बोलो मैन्युफैक्चरर के केस में टर्नओवर में क्या क्या लेना है? सब आएगा भाई, आर्यन सब कुछ लेना है। 90 लाख बोलो, अमाउंट क्या बनेगा? 45,000, 45,000। टोटल टैक्स पेबल 90,000। इधर बोलो, इधर टर्नओवर क्या लेना है? 0% नहीं लेना, एग्जेम्प्ट नहीं लेना। 30 कम हो गया, 60 लाख। देख लो अमाउंट राइट है ना? कितना होगा ये? 30,000, 30,000। टोटल टैक्स पेबल बोलो 60,000। कोई डाउट है? तुमको ये समझ में आया है सबको? अच्छा इधर देखना, इसका आउटवर्ड है, आउटवर्ड, इस बंदे का आउटवर्ड सप्लाई है। और बोलो आउटवर्ड पर कौन सा रेट अप्लाई करोगे? कॉम्पोजिशन रेट, कॉम्पोजिशन रेट अप्लाई करोगे। क्या रेट थी? वही 2.5, 2.5, 2.5, 0.5, 0.5, वही रेट। अच्छा इधर देखना, इनवर्ड, इनवर्ड में इसके इनवर्ड में आरसीएम है। आरसीएम मतलब टैक्स कौन देता है? इसे जो परचेस किया उसमें आरसीएम है। रेसिपिएंट कौन है? ये बंदा या वो खुद रेसिपिएंट है? वो खुद। तो क्या इसको आरसीएम में भी टैक्स देना है? लेकिन उधर रेट हमेशा नॉर्मल लगेगी। ठीक है। आउटवर्ड भाई आईटीसी तो इसको मिलने से रही, आईटीसी तो वैसे भी नहीं मिलती है। बोलो इसका टैक्स क्या होगा? आउटवर्ड का टैक्स होगा, जो कैसे आएगा? जो भी आउटवर्ड है इनटू कॉम्पोजिशन रेट, प्लस क्या इनवर्ड का टैक्स जो आरसीएम में कवर्ड है, आरसीएम में, क्या इसको खुद को टैक्स देना है उस इनवर्ड पर? और वहां बोलो नॉर्मल रेट। ये तुमको शायद अभी इतना अच्छे से ना समझे, बाय हार्ट कर लो। ये ग्रेजुअली समझेगा जब पेमेंट ऑफ टैक्स और एंड में आरसीएम प्रेजेंटेशन होगा तब। ठीक है, याद रहेगा ये। इनवर्ड ऊपर आरसीएम में टैक्स देना मतलब खुद को देना है, तो बोलो क्या होगा? पे करना है, ऐड होगा। लेस तो कुछ नहीं होता इधर। ठीक है, ठीक है। तो मेरे को बोलना सेम यही क्वेश्चन, एक लॉयर से सर्विस ली है हमने जो आरसीएम में कवर्ड है और अमाउंट है 10 लाख। बोलो टैक्स कौन देगा इस इनवर्ड ऊपर? ये सारे उसके आउटवर्ड थे। बोलो इनवर्ड, इनवर्ड ऊपर आरसीएम 10 लाख, नॉर्मल रेट से टैक्स देगा, नॉर्मल रेट से टैक्स देगा। बोलो क्या करूं मैं? प्लस कितना था? 10 लाख। बोलो कितना आएगा? 90,000, 90,000, 99%, 18 तो टोटल होता है, करेक्ट ना? आउटवर्ड का टैक्स कॉम्पोजिशन प्लस इनवर्ड का टैक्स आरसीएम वाला नॉर्मल रेट। बोलो इसका टोटल सीजीएसटी कितना आएगा? जगह नहीं है मेरे पास। 135,000, टोटल एसजीएसटी 135,000, टोटल जीएसटी पेबल बोलो 270। सेम बोलो इधर भी 90, 90। बोलो टोटल सीजीएसटी 120, टोटल एसजीएसटी बोलो 120, टोटल जीएसटी पेबल बोलो 240। बोलो फाइनली मेरे को बोलना कॉम्पोजिशन वाले बंदे की रेट याद है आपको? रेट और इसका टैक्स बोलोगे कैसे निकालना है? अब हो गया हमारा। बोलो टैक्स कैसे निकालना है? आउटवर्ड का टैक्स कॉम्पोजिशन रेट प्लस इनवर्ड का टैक्स, बोलो नॉर्मल रेट आरसीएम वाला, आरसीएम वाला इनवर्ड, कुछ भी ऐड मत करना। क्या हमारा इसी के साथ ये वाला पॉइंट भी हो गया जो हमारा स्टार्टिंग में बाकी था? कोई डाउट है? ठीक है, तो बोलो हमारा पॉइंट नंबर 6 से सारे हो गए। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 बोलो। पॉइंट नंबर 1 क्या है? 1 एप्लीकेबिलिटी, 2 और 3 क्या है इसमें? लिमिट बाकी है हमारी। 4 हो गया रेट्स, और लास्ट पॉइंट 5
पढ़ना 5 और हमारा कॉम्पोजिशन 10-1 ऑलमोस्ट खत्म हो गया पढ़ के। बोलो क्या रूल था वो? मेरा लास्ट ईयर मैं महाराष्ट्र वाला हूं, 125 लाख था। बोलो अभी 175। कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगी या नहीं? मिलेगी, लेकिन 150 तक था तो 150 तक कॉम्पोजिशन रेट, और बाकी उसके अब ऊपर जो भी जाएगा उस पर नॉर्मल रेट, बिकॉज ऑप्ट आउट हो चुका है तुम्हारा। इन शॉर्ट करंट ईयर में भी 150 75 तक ही कॉम्पोजिशन, बाद में ऑप्ट आउट। अंडरस्टूड? अब बोलो। डे 1 से बोलो नॉर्मल रेट। क्या डे 1 से नॉर्मल रेट में रहेंगे अपन? कोई डाउट है इसमें? ये किसके लिए लिखा है मालूम है? नीचे वाला 75 वो तमन्ना वाले 75 तक है, तो बोलो इसका एग्जांपल देना है, समझ चुके हो? कोई डाउट है इसमें? बोलो। कॉम्पोजिशन स्कीम सेक्शन 10(1) एप्लीकेबल टू। एक सेकेंड, ये वाला पेज देखो, क्या आपको इस पेज में कोई डाउट है? देख लो पूरा पेज, हमारा हो गया ये पूरा पेज। कोई डाउट है किसी पॉइंट पर? ये वाला पेज देखो, कोई डाउट है? कोई डाउट है? अब सुनो, अब से एक काम करते हैं हम, मैं बोलता हूं 10(1), अब 2 ही पेज बाकी है मेरे, 2 ही। आर्यन बोलो सेक्शन 10(1), मैं आपको 10(1) हम बात करते हैं, फिर 10(2) तुम पढ़ लेना जो पॉइंट नहीं हुए हैं। बोलो पहला एप्लीकेबिलिटी, दोनों का हो गया है, याद है आपको? बार बार बोल चुके हो, बोलना है वापस? बोलो दूसरा पॉइंट, कितनी कंडीशन थी? पहली कंडीशन बोलो, एग्रीगेट टर्नओवर इन केस ऑफ, और अदरवाइज। और दूसरी कंडीशन क्या? पीपाबीटी। क्या हमारा पहला पॉइंट देखो दोनों साइड हो गया? अब जरा कंडीशंस को कंपेयर करना, कंडीशन 1 वर्सेस कंडीशन 2, बोलो क्या डिफरेंस है? ऑल स्टेट 50 लाख, किसमें बोल रहे हो? सर्विस में। एक कोचिंग क्लासेस है जो तुम्हारे पास आता है, कोचिंग क्लासेस का लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर था 35। करंट ईयर में कॉम्पोजिशन मिलेगी या नहीं? लास्ट ईयर 75 त्रिपुरा वाला था, कोई अलग टर्नओवर नहीं है, सबके लिए 50 ही है, याद रहेगा ये? सेकंड कंडीशन चेक करो, कोई डिफरेंस ही नहीं है, याद रहेगा ये? नेक्स्ट क्या पढ़ा था बोलो? रेट देखना, रेट कोई बोलेगा टोटल कितना टैक्स देना है 10(2) में? टोटल टैक्स 6%, और यहाँ 2.5 2.5 5 और 1 नीचे 1 बस ये डिफरेंस है, याद रहेगा भाई? बोलो। लास्ट ईयर 150 तक था तो करंट ईयर में 150 तक कॉम्पोजिशन, बाद में ऑप्ट आउट। लास्ट ईयर 75 तक था तो करंट ईयर में 75 तक कॉम्पोजिशन, बाद में ऑप्ट आउट। बोलो इधर क्या रूल बनेगा? 50 तक रहेगा, था तो 50 तक ही कॉम्पोजिशन, बाद में ऑप्ट आउट, नॉर्मल रेट लगेगा बाद में। कोई डाउट है? और लास्ट पॉइंट, क्या सर्विस की लिमिट थी इधर? पढ़ना लिमिट, बोलो क्या है कंडीशन? सॉरी क्या लिमिट है? 10% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट, मतलब मालूम है क्या होता है?
महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु। बोलो उसमें भी क्या नहीं लेना, इस पूरे चैप्टर में इंटरेस्ट डिस्काउंट लेना ही नहीं है। और 5 लाख विच एवर इज, इधर देखो, कोई बोलेगा मेरा इस एग्जांपल में मेरा एग्रीगेट टर्नओवर कितना है, ठीक है, और टर्नओवर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 50, इन द स्टेट ऑफ दिल्ली और इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब बोलो एग्रीगेट टर्नओवर कितना है, और टर्नओवर इन द स्टेट 50-30 रिस्पेक्टिवली। अब बोलो एग्रीगेट टर्नओवर कितना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एक ही स्टेट में प्रेजेंस है। कोई डाउट है? ठीक है, इधर देखो, एक सवाल पूछता हूं, जवाब देना। लास्ट पॉइंट है हमारा, हमारा चैप्टर खत्म। कोई डाउट है इस चैप्टर में? लास्ट ईयर है ना, लास्ट ईयर मैं कुर्ती बेचा करता था, मेरा टर्नओवर था 92 लाख, एंड फैशन डिजाइनर भी था, मैं यहां से आधा 5 लाख, ठीक है। करंट ईयर में कुर्ती बेच के मेरा आया है 96 लाख, और फैशन डिजाइनर के काम से आया 7 लाख। आपको बताना है कॉम्पोजिशन स्कीम, बोलो कौन सी सेक्शन में मिलेगी, अगर मुझे मिलेगी तो। 10(1) कंडीशन कितनी चेक करनी पड़ेगी? 2। बोलो पहला कंडीशन, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द लास्ट ईयर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट डिस्काउंट कितना था? 97 लाख। लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर हो रहा है, विद इन लिमिट है। ये मैं खाली महाराष्ट्र में हूं, खाली महाराष्ट्र के बाहर कोई दुकान नहीं, एक ही दुकान है मेरी। कंडीशन 2 बोलो, करंट ईयर में 4 काम नहीं कर रहे, नहीं करता मैं। बोलो क्या मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगी, है ना, अंडर सेक्शन 10(1). अब मेरे को बोलना, क्या सर्विस है गुड्स प्लस सर्विस, क्या सर्विस लिमिट में होनी चाहिए? बोलो लिमिट। नंबर 1, टर्नओवर इन द स्टेट और अ यूटी ऑफ द लास्ट ईयर। नंबर 2, विचएवर। बोलो मुझे 10% नहीं मालूम है, कोई बताएगा मेरा टर्नओवर इन द स्टेट ऑफ द लास्ट ईयर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट डिस्काउंट? 97 ही आएगा। क्यों 97 ही आएगा? क्योंकि एक ही स्टेट था। भाई कुछ समझ में आ रहा है? 970 हायर बोलो, तो बोलो सर्विस की लिमिट क्या है? 9,70,000 से ज्यादा अगर सर्विस दे दी, करंट ईयर में दे दी। बोलो ये लिमिट चेक करने के लिए कब का टर्नओवर लिया तुमने, करंट ईयर का या लास्ट ईयर का? टर्नओवर लास्ट ईयर का लिया है, लेकिन बोलो चेक कभी करूं मैं, करंट ईयर में। बोलो करंट ईयर में मेरी सर्विस कितनी थी? ऑप्ट आउट करना पड़ता होगा या नहीं? नहीं। मान लो इसी क्वेश्चन में अगर मुझे हर महीने 1-1 लाख रुपए मिल रहा है, हर महीने 1-1 लाख, सर्विस का 1-1 लाख, बोलो अप्रैल का कितना हुआ? 1 लाख। ऑप्ट आउट करना है? नहीं। मई का 2 लाख, 1+1 क्यूमुलेटिव, नहीं करना ऑप्ट आउट, है ना। जून का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ऑप्ट आउट। आपको समझा ये लिमिट का चक्कर? अंडरस्टूड? ये लिमिट आप कब पता करोगे, ये लिमिट कब कैलकुलेट करोगे? फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, लास्ट डे। करंट ईयर का फर्स्ट डे पर चेक कर लेंगे, और करंट ईयर के फर्स्ट डे पर क्लाइंट को बोल देंगे वो 4 काम मत करना वरना ऑप्ट आउट, है ना। बोलो सेक्शन 10(1) में कब कब ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, कब कब ऑप्ट आउट करना पड़ेगा? बोलो। अगर तुम्हारा करंट ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर गया लिमिट से, 150 तो 150 तक ही मिलेगा। दूसरा, करंट ईयर में वो 4 काम कर दिए तो भी ऑप्ट आउट, है ना। तीसरा, करंट ईयर में गुड्स प्लस सर्विस है, और ये सर्विस जो है ना ये लिमिट को क्रॉस कर रही है, ये सर्विस जो है, दिस सर्विस इज क्रॉसिंग द लिमिट। क्या तुमको समझा ये 10(1)? बोलो 10(2)(a) कोई डाउट है इसमें? बोलो 10(2)(a) में कब ऑप्ट आउट करना है? 10(2)(a) में ऑप्ट आउट, एक सेकेंड,
बोलो। करंट ईयर में अगर वो 50 को क्रॉस कर रहा है तो 4 काम कर दिए तो, और कुछ? सर्विस की लिमिट इधर नहीं है भाई, वो उधर थी 10(1) में। ठीक है, कोई डाउट है किसी को इसमें? तुमको कॉम्पोजिशन स्कीम समझ में आ रहा है? इसका फोटो लेना है, लिखना है, देख लो ना, मुझे याद नहीं है, होना तो चाहिए। हम 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर नया चैप्टर चालू करते हैं। ठीक है? ठीक है, या कंटिन्यू करें? लिया इसका फोटो आर्यन? अच्छा, ब्रेक के बाद हम नया चैप्टर चालू करते हैं। हम्म, चलो हम स्टार्ट करते हैं अब आगे। आर्यन किधर गया? हमारा नेक्स्ट चैप्टर है टैक्स इनवॉइस। अच्छा, हमारा कौन सा चैप्टर हो गया? कॉम्पोजिशन स्कीम। अच्छा, इधर देखना, अच्छा इधर देखो, हाँ कर ला, वांधो नहीं, ऊपर चालू है। अच्छा इधर देखना भाई, आर्यन सुनो फटाफट। हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, सप्लाई हो गया, लेवी हो गया, आरसीएम हो गया, रिवर्स चार्ज। तुमको थोड़ा बहुत याद आ रहा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वो लॉयर, आर्बिट्रल 12 पॉइंट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अच्छा, कॉम्पोजिशन स्कीम हो गया। अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं ये टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। ठीक है, ये नहीं, रजिस्ट्रेशन तो अब बाद में करेंगे, हम अभी कर रहे हैं कॉम्पोजिशन स्कीम हो गया। अब नेक्स्ट कर रहे हैं टैक्स इनवॉइस, फिर हम करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, फिर वैल्यूएशन, फिर करेंगे पेमेंट, और पेमेंट के बाद अपन करेंगे रजिस्ट्रेशन, फिर अपने 10 चैप्टर हो जाएंगे। फिर हम करेंगे रिटर्न्स, आईटीसी, ई वे बिल, एग्जेम्पशन, फिर ये और नीचे। हाँ ऑलमोस्ट हमने सीक्वेंस ही तो फॉलो करा है, खाली रजिस्ट्रेशन नहीं करा लाइन में, देखो आप, बाकी जैसे लेकर उसको टाइम जाएगा। वो स्टार्ट करेंगे ना बीच में रजिस्ट्रेशन, तो लगेगा यार कंटाला आ रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। ऑलरेडी तुमको थोड़ा कंटाला आता रहेगा। हाँ नहीं, और कैसा है मतलब, पूरा सब्जेक्ट ही ड्राई है। आप देखो, आपने कभी, आपका कोई सीनियर फ्रेंड या कोई रहेगा जो आर्टिकलशिप कर रहा है, आपने कभी किसी को सुना है ऐसा? मतलब जितना भी आपने, जितने भी लोगों को पूछा है, उन सब में से ज़्यादातर आपको आर्टिकलशिप में कहाँ दिख रहे हैं? ऑडिट। और डीटी में भी कहाँ पर? आपको बोलेगा कॉर्पोरेट टैक्स में हूँ, कॉर्पोरेट टैक्स में हूँ, या फिर बोलेगा मर्जर्स एंड एक्विजिशन, या फिर बोलेगा ट्रांसफर प्राइसिंग, और क्या होता है, वैल्यूएशन, तो वही मर्जर एक्विजिशन ही हो गया वो। और क्या होता है, नॉर्मल नॉर्मल टैक्सेशन, मतलब इंडिविजुअल्स, एच एन आईज, ये सब। ठीक है, ऐसे सब होते हैं। और आईडीटी होगा, और चौथा आईएफआरएस। ठीक है, आपने ज़्यादातर क्या सुना है? 1, 2, 3, और 4th रैंक पर आपको कोई मिलेगा जो बोलेगा मैं आईडीटी में आर्टिकलशिप कर रहा हूँ। किसी को इनडायरेक्ट टैक्स में इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि दुनिया भर की थियरी और वो पढ़ पढ़ के लगता है यार क्या रिसर्च कर रही। आप इवन देखोगे ना तो प्रैक्टिस में भी आपको आईडीटी के खाली 1-3 भी फाइल करना इज नॉट अ प्रैक्टिस। आईडीटी का असेसमेंट, ये वो, इसमें बहुत कम लोग होते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है, बहुत कम लोग। ठीक है, हाँ सब सीए ही करते हैं ना सब। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेशन में कैसा है कि भाई मार्केट में खास कंपटीशन ही नहीं है।
आप इवन टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो आपको जितने भी लोग दिखेंगे एक एवरेज नॉलेज वाले लोग मिलेंगे, कोई खास ऐसा लगेगा नहीं कि जबरदस्त रिसर्च करके रखी है। सी ऑनलाइन तो छोड़ ही दो, वो तो क्या है, वो इधर निर्मला सीतारमन का फोटो लगा है, मनमोहन सिंह का 2-4 गाने का है हिट, हाँ वही वही चलता है वो लोग का। तो अब देखो ना फोटोग्राफ, हाँ मतलब वही फोटोग्राफ्स ये वो, मैंने भी इनिशियली कुछ फोटोज लगाए थे किसी कुछ नोट्स में, बट फिर मेरे को लगा कि वो हम लोग कंटेंट से भटक रहे हैं। होता है ना अपन हर केस में, अभी सप्लायर लिखना है तो सप्लायर मान लो किसी का फोटो, रेसिपिएंट किसी का फोटो, तो वो सब का जरूरत ही क्या एक्चुअली में। छोड़ो अपन क्या करें, जाने दो, हम आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर टैक्स इनवॉइस। ठीक है, इधर देखना, इस चैप्टर को डिवाइड करते हैं 5 पार्ट में। सबसे पहला पार्ट बोलो, सबसे पहला है डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अच्छा हमारा नेक्स्ट वीक में लेक्चर नहीं रहेगा मेरा, मैं हूँ नहीं, मैंने बोला था ना, उसके बाद अपना होगा जुलाई का, शायद वो 2nd वीक पड़ता रहेगा। क्या हो गया? अच्छा इधर देखना, हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है टैक्स इनवॉइस। इस चैप्टर का नाम है टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। ठीक है, इस चैप्टर को हम डिवाइड करते हैं 5 पार्ट में। चलो जल्दी, सबसे पहला पार्ट बोलो, सबसे पहला पार्ट है डॉक्यूमेंट्स। प्लीज इधर देखना, प्लीज सुनो, सबसे पहला पार्ट है हमारा डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, और कितने डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं? बस इतने, 10 बस। ठीक है, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई। अच्छा ये सब डॉक्यूमेंट का मीनिंग इंपॉर्टेंट है, कब कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करना है। ठीक है, आज सारे नहीं होंगे, सबको टाइम जाएगा। ठीक है, बट जो जितना होता है इतना करते हैं। 1 2 3 पढ़ते हैं अपन, पढ़ना। कौन क्या इशू करता है, पढ़ना, बहुत अटेंशन से पढ़ना। क्या अरे पढ़ लो ना, अपन कुछ ये करके जाते हैं बस, ये कुछ डॉक्यूमेंट है बस इतने, ये देखो नीचे दिख रहे ना। याद रहेगा ये। हो गया आपका पढ़ के? इधर देखो, सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स कब क्या इशू करना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लाइंट पूछेगा हमको कि क्या इशू करना है, बोलो अनरजिस्टर्ड आदमी क्या इशू करता है? अनरजिस्टर्ड मतलब उसके पास जीएसटी नंबर है या नहीं है? नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड है। वो क्या देता है? कच्चा बिल। आपने सुना है कच्चा बिल वर्ड? लोग कहते हैं कच्चा बिल इशू करो, कच्चा बिल देता हूं। अच्छा, उसको अपन प्रैक्टिकली इवन क्या बोलते हैं कच्चे बिल को? कैश मेमो, कैश मेमो। ठीक है, आपने सुना होगा शायद कैश मेमो वर्ड, देखा है किसी ने कैश मेमो? ऐसा जेरोक्स वाला इशू करता है फॉर एग्जाम्पल, क्या इस डॉक्यूमेंट का कोई वैल्यू है? नहीं, अनरजिस्टर्ड बंदे ने इशू किया है। आप जेरोक्स वाले के पास जाना, उसको बोलो 700 रुपया हुआ है, पहचान वाला है, उसको बोलो 7,000 का बना दे, वो बना देगा 7,000, उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप बोलो 100 रुपये, उसको बोलो 1000 बना, रीइंबर्समेंट ज्यादा मिलेगा, ऐसा बहुत लोग करते हैं। तो बोलो 1000 बना दे, वो बना देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, हम लोग मान लो अपना प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करते हैं और बोलो हमारी फर्म है सॉरी हमारी फर्म है, मेरे को बोलना हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कैश मेमोस, ऐसे कमर्शियल बिल लेंगे जेरोक्स वाले से, उसको बोलेंगे बिल में नाम मत लिखना, और हम बाद में रिटर्न फाइल कर रहे हैं क्लाइंट का नाम लिखेंगे, सूफियान सूफियान सूफियान, ऐसे 12 बिल बना दिए, है ना? क्या कर रहा हूं मैं ये सब बिल करके? फेक एक्सपेंसेस क्लेम कर रहा हूं।
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, है ना, चलेगा। पीजीबीपी डेबिट साइड ना, प्रॉफिट एंड लॉस अलाउड, चल जाएगा। क्या मैं उसको बोलूंगा 70,000 का बना दे, बना देगा? उसको बोलो देगा, बना देगा, उसको क्या ही फर्क पड़ता है? वो तो उधर अगर इनकम टैक्स वाला है, कोई पूछने देगा, बोलेगा सर ये तो इसका क्या वैल्यू है, वो तो उससे बंदे ने खुद लिख दिया रहेगा जीरो, हमको क्या मालूम। हाँ, उसका थोड़ी कोई वैल्यू है। करेक्ट ना? सेम वो देख लो कौन से पेन से लिख रहा है, वैसा पेन भी ले लो, उससे खरीद लो और प्रैक्टिस करके बाजू में एक जीरो बना दो सेम। क्या आप ऐसा 70,000 का बिल बोलो फेक एक्सपेंसेस क्लेम करोगे? नहीं करोगे आप। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको यहाँ सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा 48(3), 10,000 से ज्यादा कैश में पेमेंट करना नहीं है ना, वरना वैसे भी डिसअलाउड हो जाएगा। तो आप कितने तक के बिल लोगे? 10,000। और ऐसे हम प्रैक्टिकली करते हैं, 10,000 के बिल लेते हैं, 6,000, 7,000, 8,000 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस क्लेम करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है आपको? एक दिन में बोलो सेम पर्सन, सेम डे सेम पर्सन, कितना दे सकते हो? 10,000। कोई डाउट है इसमें? तो बोलो ये कौन सा डॉक्यूमेंट था? इसकी जीएसटी में कोई अहमियत है? नहीं है ना? ये कच्चा बिल है, चलेगा अगर मैं थोड़ा बहुत उर्दू बोलूंगा तो? कुछ नहीं, इधर देखो, थोड़ा बहुत उर्दू बोलूंगा तो चलेगा? अहमियत। तो इधर देखो यार, सुनो, अनरजिस्टर्ड सप्लायर बोलो क्या इशू करेगा? कमर्शियल वाइज कच्चा बिल जिसकी कुछ जीएसटी में कोई वैल्यू है? नहीं, इररिलेवेंट है वो जीएसटी के लिए। नेक्स्ट। अब बोलो, अब कहानी आती है रजिस्टर्ड डीलर की। अगर वो बंदा रजिस्टर्ड है तो दो पॉसिबिलिटी, या तो वो कॉम्पोजिशन में होगा या तो नॉर्मल में होगा। अगर कॉम्पोजिशन में तो बोलो क्या इशू करेगा? पढ़ चुके हम। क्यों? बिल ऑफ सप्लाई कलेक्ट नहीं कर सकता। अच्छा एक बात बोलो ना, कॉम्पोजिशन स्कीम वाला जो बंदा, ये बिल ऑफ सप्लाई जीएसटी का डॉक्यूमेंट है या नहीं है? कमर्शियल इनवॉइस वो नहीं है क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। कोई डाउट है 1 2 में? 3। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? बोलो अनरजिस्टर्ड डीलर, कमर्शियल इनवॉइस, इग्नोर इट। रजिस्टर्ड डीलर दो पार्ट, कॉम्पोजिशन स्कीम, नॉर्मल स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम, नॉर्मल स्कीम। अब चेक करो, B2B मतलब, B2C मतलब, बिजनेस टू बिजनेस मतलब। इधर देखो, सुनो, देखो, ठीक है वो बोलने के लिए ठीक है, सुनो। अगर रेसिपिएंट सप्लायर, क्या मेरा आउटवर्ड है? क्या उसका इनवर्ड है? बोलो, क्या वो आईटीसी क्लेम करता है? अगर वो आईटीसी क्लेम करता है ना, देन ओनली इट इज B2B। अगर किसी रीजन से वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता या नहीं कर रहा है, देन इट इज B2C। याद रखना, हम बोल देते हैं B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, लेकिन दिमाग में क्या चलना चाहिए? वो आईटीसी ले रहा है या नहीं? मेरे को बोलो, प्रोफेशनल एकेडमी और आप, B2B या B2C? B2C। तुम कौन सा आईटीसी लेने जा रहे हो, है ना? पीवीआर सिनेमाज और आप, B2C। मैकडोनल्ड्स और आप, B2C। मेरे को बोलना, आपके घर पे आपके पापा ने एक नया टीवी खरीदा, क्रोमा टीवी बेच रहा है, आपके फादर जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो टीवी खरीद रहे हैं घर पे, बोलो स्टिल B2C। कंजम्पशन करने वाले हो कंज्यूमर, भाई घर पे आ रही है वो, ऑफिस में नहीं। किधर आ रही है वो? क्या करते हैं यार, लॉ लिखते वक्त आप एग्जाम में ऐसा लिखोगे नहीं मैं तो आईटीसी क्लेम करेगा। आप तो यहाँ आप तो प्रोविजन लिखोगे ना यार, सुनो इधर, आप तो प्रोविजन लिखोगे ना, या आप ऐसे लिखोगे प्रैक्टिकली आई विल क्लेम आईटीसी, वॉट एवर लॉ सेज इग्नोर इट। आपको समझ में आ रहा है? हाँ, वो लेने को तो घर पे भी एसी लेते, घर पे एसी लेते हैं, बोलेंगे ऑफिस में लगा रखी है। कौन चेक करने आ रहा है? 150 करोड़ की आबादी है ना? करेक्ट ना? कौन ही देख लेगा तुमको? इधर देखो तुम, मैंने कुछ नहीं लिया, इधर सुनो आप। मेरे को बोलो B2B B2C, तुमको, तुम इधर सुनोगे आप। मेरे को बोलो B2B B2C, बोलो B2B B2C। जैसे ही
हाँ वही, इधर देखो, ए B2B बोलो, अगर सामने वाला आईटीसी लेने वाला है तो B2B, नहीं लेने वाला तो आपके फादर ने आईफोन खरीदा तुम्हारे लिए, तुम इधर रील बना रहे हो किसी के साथ बैठकर, मान लो दोस्तों में, तो बोलो तुम यहां बैठ के रील बना रहे हो, पर्सनल यूज है या बिजनेस यूज है मोबाइल का, फिर भी तुम आईटीसी ले रखे हो, मतलब आपके फादर ने आईटीसी ले रखी है, झूठ बोलकर बोलो प्रैक्टिकली क्या दिखता होगा, B2B, पर एक्चुअली इट इज अ B2C, एक्चुअली, बट तुम जो भी है गवर्नमेंट की नजरों में क्या है ये B2B, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, इधर देखना, सुनो, डाउट है? अच्छा सुनो, वापस आते हैं, बोलो B2B में क्या इशू करना है? ऑलवेज सेपरेट डॉक्यूमेंट इशू करना है। अगर 5, 12, 18, 28 है तो, और 0 और एग्जेम्प्ट है तो, ए वो कॉम्पोजिशन में नहीं, वो नॉर्मल स्कीम में है, बट फिर भी रेट 0 है तो क्या करे? बोलो पहला वाला याद रहेगा। B2C में बोलो, B2C ऑप्शन 1 सेम एज अबाउ, ऑलवेज सेपरेट। ऑप्शन 2 बोलो, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई देना है, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई होता ना, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, कम मतलब इंक्लूडिंग, बोलो इट इज टैक्स इनवॉइस एज वेल एज इट इज बिल ऑफ सप्लाई, एक ही है वो, बोलो याद रहेगा, बोलो अनरजिस्टर्ड डीलर, कमर्शियल इनवॉइस, रजिस्टर्ड है क्या, एक सेकंड, रजिस्टर्ड है कॉम्पोजिशन स्कीम, बिल ऑफ सप्लाई, नॉर्मल डीलर है, B2B करेगा तो ऑलवेज सेपरेट, टैक्स मांगना है तो टैक्स इनवॉइस, नहीं मांगना है तो बिल ऑफ सप्लाई, और अगर B2C है तो सेम, लेकिन उसमें ऑप्शन है ना। बोलो डीमार्ट, डीमार्ट क्या इशू करता है? डीमार्ट आपकी मम्मी को सामान बेच रहा है, डीमार्ट क्या बनाता है? बिल। डीमार्ट टू मम्मी, बोलो B2B या B2C? डीमार्ट टू मम्मी B2C, और डीमार्ट अलग अलग डॉक्यूमेंट देता है या सिंगल डॉक्यूमेंट देता है? इट्स अ कंबाइंड डॉक्यूमेंट, 0% भी लिखा होता है उस पर, 5, 12 भी लिखा है, और जो डीमार्ट बिग बाजार देते हैं ना, दैट इज इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। कुछ समझा आपको? जो डीमार्ट बिग बाजार ऐसे सब लोग देते हैं ना, दैट इज इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। इसी के साथ तुम्हारे 3 डॉक्यूमेंट हो गए, कोई डाउट है इसमें? आगे हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं, ठीक है, बिकॉज होगा नहीं, डिलीवरी चलने को तो टाइम जाएगा, चलेगा? हमारे 3 डॉक्यूमेंट हो गए, हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बिकॉज वो पूरा वीक जा रहा है, वरना तो मैं बोल देता, तो ठीक है ट्यूसडे को वापस रिवाइज करके पूरा 8-10 दिन का गैप हो जाएगा। चलो नेक्स्ट टाइम करते हैं अपन, ठीक है।